मामला ये था जी, लड़की दहेज के मामले में मारी उनने। उस लड़की की मम्मी के पास फ़ोन आज पहले 10 मिनट पहले। अकेला लड़का है ना, किसी को नहीं बुलाकर खुद ही उसको उतारा है। वो खुद बोल रहा है। लड़का एक बात और बोलता है कि मैं तो ट्यूशन पे चला गया था चाय पी के, और 15 मिनट में ट्यूशन पर से वो वापिस आ जाता है। जल्दी से जल्दी लड़के की मां को अरेस्ट किया जाए, उसको रिमांड पे लिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज से कुछ समय पहले की अगर हम बातचीत करें तो आकोदा धनौंदा का जो दहेज केस था, वो दहेज केस काफ़ी वायरल रहा। लेकिन आज एक और हम दहेज केस की चर्चा करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर इस दहेज केस के अंदर जो है कुछ बड़ी घटना भी हुई है, तो ये सब जानेंगे। जो दहेज केस है ये वाला जो है, इसका अगर हम बात करें तो ये जो है ये बूचावास गांव से और धनौंदा के बीच में है। धनौंदा का नाम एक बार फिर से दहेज केस में आया है। बाकी आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट, आपकी बातचीत करवाते हैं परिजनों से। जी सर, बताएँ पूरा मामला क्या था। मामला ये था जी, लड़की दहेज के मामले में मारी उनने। उस लड़की की मम्मी के पास फ़ोन आज पहले 10 मिनट पहले। अच्छा, नहीं 1 मिनट आप पहले ना शुरू से बताएं कि लड़की की शादी कब करी थी, कहाँ से कहाँ करी थी। 11 महीने में थी ना, 27 नवंबर 2020। 27 नवंबर 2020 में। अच्छा। और ये 27 जनवरी को एक्सपायर हो गई। अच्छा। तो आप क्या हैं लड़की के? लड़की के ताऊ हूँ मैं। अच्छा। आप और कौन कौन खड़े हैं यहाँ पर जी? आप क्या हैं? मैं लड़की का चाचा जी हूँ। तो कुछ बताएंगे, जानकारी के बारे में बताएंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल बताएंगे सर। हमारी बच्ची की शादी 27 नवंबर 2020 को धनौंदा गांव में हुई थी नितिन कुमार के साथ जी। ठीक है सर। और उसके बाद में शादी के कुछ दिन बाद में ही वो लड़की को थोड़ा परेशान करने लगे दहेज के मामले में। अभी तुम वो बाइक नहीं लेके आई, तू ये नहीं लेके आई, वो नहीं लेके आई। तो काफ़ी दिन तक ऐसे चलता रहा उनका। और यहाँ से हम लोग गए हैं, उनको समझाया है कि भाई जो जैसा हमारे पास था हमने आपको दे दिया है, और आप इसी से काम चला के आप लड़की को अपनी को अपना के इसको अच्छी तरीके से रखो। अच्छा। बोलो ठीक है जी, हम रहेंगे। उसके बाद तो 5-7-10 दिन बाद फिर वही कहानी हो जाती है। मतलब 5-6 बार ऐसा हुआ है। 14 महीने हो गए लड़की की शादी को, 5-6 बार ऐसा हुआ है। 5-6 बार हम लोगों को पता चला इसके बारे में कोई? हाँ जी। लड़की बताती थी आके, और फ़ोन पे बताती थी। तो हम लोग गए हैं काफ़ी बार, भाई भाभी भी गए हैं और उनको समझाया है। लेकिन लास्ट में उसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं निकला कि लास्ट में उन्होंने लड़की को मार दिया। ऐसे कैसे मार दिया? मतलब कहाँ, कैसे, कब? हमारे पास फ़ोन आया था, तो उसमें क्या है कि लड़के का फ़ोन आया था। पहले उसका लड़की फ़ोन आया था भाभी जी के पास में, मम्मी ये मेरे साथ मारा पीटी कर रहे हैं, मेरा गला दबा रहे हैं। तो भाभी जी बोली बेटा नहीं, मजाक करते होंगे, ऐसा थोड़ी कोई करता है, कोई बात नहीं। भाभी ने उस बात को इतना रफली नहीं लिया और बाद में फ़ोन काट दिया। और आधे घंटे बाद में ही नितिन का फ़ोन आता है कि मम्मी जी तमन्ना ने आत्महत्या कर ली। हम लोग गए वहाँ पर, हमने मौका पर जाके देखा है वहाँ पर, तो लड़की को बाहर बरामदे में लेटा रखा था और लड़की मरी हुई थी वहाँ पे। और हमने पूछा भाई कैसे क्या हुआ, तो वो रूम के अंदर ले गए। बोले जी इस रूम में इसने फांसी लगाई थी। और ये फांसी नितिन कौन है आपने? नितिन जो लड़की से शादी हुई थी। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो जी प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब जी हाँ। तो जैसे आपने कभी इस विषय में उनसे बातचीत करी थी, आपके परिवार ने? जी हाँ, हम लोगों ने नितिन को काफ़ी बार समझाया था। वहाँ पे भी गए हैं, वहाँ पे भी हमने समझाया था। नितिन यहाँ पे आता था तो उसको यहाँ पे समझाते थे काफ़ी बार। तो लेकिन क्या है जी, वो अपनी माँ के कहे से चलता था लड़का। और माँ जो है जी, वो उसकी नितिन माँ इतनी, मैं क्या बोलूँ आपको, मतलब आप सब तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन बहुत ही अलग प्रकृति की लेडीज है वो। इसलिए हमारी भतीजी को इतना टॉर्चर करती थी वो कि छोटी छोटी बातों में इतना, मतलब बहुत प्रताड़ना करती थी लड़की के साथ। तो अभी ये जैसे किस प्रकार से मारा गया, क्या समस्या? हम लोगों ने वहाँ पे सर देखा है जाके। तो लड़की को हमने पूछा है भाई कैसे क्या हुआ। तो रूम के अंदर बेड के ऊपर पंखा था और पंखे की कोई ज़्यादा हाइट नहीं थी, लमसम मतलब कि 5-5.5 फुट की हाइट होगी बेड से ऊपर पंखे की। तो बोले जी इस पंखे पर लटका रखा था और उन्होंने साइड में एक स्टूल रखा हुआ था, स्टूल के ऊपर एक मुड्डा सा रखा हुआ था। बोले इसके ऊपर चढ़ गए। तो हम लोग कहा कि इसके ऊपर चढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जब बेड और इसका इतना फैसला नहीं है, आराम से हो जाएगा, ऐसे ही कर सकता है बंदा। लेकिन वो बोले नहीं। हमने पूछा और क्या हुआ? बोले मैं आया हूँ, आके मैंने देखा है तो रूम खुला पड़ा था। जी मरने वाला रूम थोड़ी खुला छोड़ता है। लेकिन चलो हमने उनकी बात मान ली। आगे जी क्या हुआ? तो बोलते हैं कि भाई मैंने आया, देखा कि फांसी लटी हुई है और मैंने इसको उठा के मैंने इसको खोल दिया। अब मैं जी यही चाहता हूँ कि एक बंदा देखता है कि डेड बॉडी लटकी हुई है तो पहले बात तो वो आय दवाई मचा के अड़ोसी पड़ोसी को बुलाएगा ना। तो उन्होंने किसी को सूचित किया, किसी को अड़ोसी पड़ोसी को नहीं बुलाया। और अपने आप अकेले डेड बॉडी को कोई बंदा उतार सकता है सर? आप बताइए। प्रैक्टिकली मतलब हाँ जी नहीं है। और जो कंडीशन थी, फैन था, फैन की एक पंखड़ी पे थोड़ी सी बस चुन्नी बांधी हुई थी ना। तो वो गांठ टाइट थी चुन्नी की, बिल्कुल लूज। नहीं तो आज कुछ भी हम लटकाते हैं, मतलब बंदा लटकता है या वेट लटकाते हैं तो ऑटोमेटिक गांठ टाइट होगी ना,
कोई गांठ टाइट नहीं, गांठ लूज थी, पंखड़ी बिल्कुल सेम वैसी थी, कोई पंखड़ी बैंड नहीं था किसी प्रकार का भी। आप ये समझते हैं कि ये सुसाइड नहीं था? जी सुसाइड नहीं था, उन्होंने आत्महत्या की लड़की की। उन्होंने मारा है जी हाँ, मार के लटका दिया सर। अच्छा, फिर आप लोगों को जैसे पता चला तो फिर आपने कोई पुलिस केस दर्ज वगैरह? जी हमने पुलिस को फ़ोन किया है, 112 नंबर पर डायल किया था हमने, SHO साहब को सूचित किया कनीना से, तो वहाँ से 3-4 कर्मचारी पहुँचे वहाँ पे, उन्होंने देखा है, मुआयना किया है। उसके 1-1.5 घंटे बाद में SHO साहब संतोष कुमार कनीना वो पहुँचे हैं, उन्होंने मुआयना किया है। उसके बाद डेड बॉडी को हम महेंद्र लेके गए हैं, हमने सवदा ग्राम में उसको डेड बॉडी को जमा करवाया है और अगले दिन उसका पोस्टमार्टम करवा के हमने फिर अंतिम संस्कार लड़के किया है। अच्छा, अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस सर अभी तो कार्रवाई बहुत ही ढीली कर रही है। लड़के को अरेस्ट किया उन्होंने, लड़की की माँ को अरेस्ट नहीं कर रहे, और हम बार बार मांग करते हैं थाने में, कम से कम मतलब कि हम 20 दिन के दौरान आके 6-7 बार हुआ है थाने में हम, और वो लड़की की माँ को गिरफ्तार नहीं कर रहे। हमने ACP साहब को भी सूचित किया था, SP साहब को एप्लीकेशन लगाई है, CM विंडो में भी एप्लीकेशन डाल दी है हमने, गृह मंत्री अनिल विज के पास भी में हमने डाली है एप्लीकेशन। आपने जैसे FIR कटवाई तो उस समय FIR दर्ज हुई तो कौन कौन सी धारा के तहत? उसमें सर 304B है, IPS 34 और 406 3 धाराएँ लगी हुई सर। अच्छा, अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से, सरकार से? सर हम यही मांग करते हैं प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी लड़के की मां को अरेस्ट किया जाए, उसको रिमांड पे लिया जाए, जिससे कि आगे ऐसा हादसा फिर ना हो और लोगों को एक सूचना मतलब सबक मिल जाए इस चीज़ का कि किसी की लड़की को परेशान करके उसको मारना या आत्महत्या के लिए मतलब कि मजबूर करना, ये ऐसा समाज में ना हो आगे से जी, और उनको सज़ा मिले दोषियों को सर, लोबियों को सजा हो। जी, बात करें आपकी गुड़िया की तो कोई बच्चा वगैरह ऐसे कुछ? जी नहीं, 14 महीने सर शादी हुए थे। हाँ सर एक बात और, लड़के की माँ जो है हमारी बेटी को अब 2-3 महीने से इतना परेशान कर रही थी कि तेरे को बच्चा नहीं हो रहा। अब सर ये तो भगवान की देन है, होगा जब हो गए तो। और इस चीज़ का सर हमारे पास प्रूफ है, वो जिस डॉक्टर से अपनी हमारी बच्ची को दवा दिला रही थी, हम वो डॉक्टर को कोर्ट में खड़ा करेंगे सर ले जाके। इस बात में मेरे ज़्यादा झगड़ा शुरू और ज़्यादा झगड़ा हो गया था कि तेरे को बच्चा नहीं हो रहा। समझ गए जी। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? मैं तो यही कह रहा था जी, हम तो ये बात कहते हैं कि उन्होंने लड़की को मारा है, क्योंकि इसके अंदर वो बार बार दहेज की मांग कर रहे थे। शादी के अंदर भी उन्होंने मोटरसाइकिल की डिमांड की थी। इन्होंने उसकी बहन का फ़ोन आया था, नितिन की बहन का, कि भाई तुम मोटरसाइकिल दे रहे हो क्या? इन्होंने कहा कि भाई हम तो मोटरसाइकिल नहीं दे रहे, हम तो अपनी दहेज अपनी गुंजाइश के अनुसार पूरा सामान दे रहे हैं, एक मोटरसाइकिल हम नहीं दे सकते। शादी में भी एक लड़का ने उन्होंने ये कही भाई हमें तो मोटरसाइकिल चाहिए। बाद में विदा हो गई, सारा काम हो गया, लेकिन वो 1-1.5 महीने के बाद में उसे परेशान करने लगे, मोटरसाइकिल की डिमांड करने लगे। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेन रोल है लड़के की माँ का। लड़के की माँ उस लड़की को प्रताड़ित करती थी। लड़का अपनी माँ के हिसाब से चलता था। उन्होंने लड़के को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसकी माँ को भी किया जाए, उसकी माँ उस लड़के से भी ज़्यादा दोषी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हम वहाँ गए हैं, उसको समझाया है कि जो दहेज है ये हमारी लड़की है, ये एक दहेज ही है। बच्चे भी बताते हैं, आप इनके साथ तालमेल से रहो। बच्ची है, अभी छोटी उम्र की है, 19 साल की, वो 18-19 साल की हुई थी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों पर कोई वो अमल नहीं किया। समझ गए। और नंबर 2 एक और बात है जी, बताएं। कोई भी खुदकुशी करता है तो अंदर से तो कुंडी लगाएगा, चौड़े में तो नहीं खुलेगा। अगर भाई कोई आएगा तेरे को बचाने के लिए आएगा कि तू ऐसे कर, नाटक थोड़ी करता है मरने वाला। दरवाज़ा खुला था, अकेला लड़का है ना, किसी को नहीं बुलाकर खुद ही उसको उतारा है। वो खुद बोल रहा है। लड़का एक बात और बोलता है कि मैं तो ट्यूशन पे चला गया था चाय पी के, और 15 मिनट में ट्यूशन पर से वो वापिस आ जाता है। ये कौन सा? इसलिए हम ये कहते हैं कि उन्होंने इसको मारा है। हाँ जी साहब, कुछ कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे ऐसे दहेज लोबियों को ज़्यादा से ज़्यादा सजे जाए, और हम भारत सरकार, हरियाणा सरकार और SSP से अनुरोध करते हैं कि उसकी मां को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, और ऐसे दहेज लोबियों के जो कि प्राय कन्या को या प्राय बच्चियों को ऐसे दहेज लोबियों के कारण मार दी जाती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दे के उसको सरकार को ये करना चाहिए। और मैं SHO कनीना से भी मांग करता हूं कि वो उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उसको जेल के अंदर भेजा जाए। जी, तो ख़ास तौर पर बात यहाँ पर यही है कि दहेज जो है अपने आप में वैसे एक बहुत बड़ी बीमारी है,
हमारे जो हरियाणा राज्य की अगर बात करें या फिर पूरे देश भर की बात करें तो इस तरह के केसेस जो हैं लगातार आते जा रहे हैं। तो प्रशासन और सरकार को इसमें सख्ताई दिखानी पड़ेगी और जो इस प्रकार के जो केसेज हैं वापस से रिपीट ना हो, तो जो भी संबंधित दोषी हैं उन दोषियों को सज़ा देनी पड़ेगी। बाकी आप क्या विचार रखते हैं ज़रूर बताएं हमें। आप सभी बड़ा प्यार दे रहे हैं पिछले काफ़ी समय से इंडिया न्यूज़ पॉइंट को। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।